नमस्ते। इस खास एक्सप्लेनर में आज एक बेहद दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात होने वाली है। फील्ड में जनगणना का काम करते वक्त कई बार ऐसे पेचीदा हालात बन जाते हैं जो अच्छों को भी सोच में डाल देते हैं। आज उन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए ग्राउंड लेवल की सबसे बड़ी चुनौतियों और उनके एकदम सटीक समाधानों को डिकोड किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए फील्ड में एक मकान निर्माणाधीन है, यानी अभी बन ही रहा है। यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन खड़ा होता है। क्या इसे खाली माना जाए, बंद माना जाए या फिर गैर आवासीय? फील्ड पर काम करते वक्त ऐसे सवाल सच में बहुत प्रेशर पैदा करते हैं, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं। आज ये सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर होने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर है। सबसे पहले ऐप सेटिंग्स और डेटा सिंक पर बात होगी। उसके बाद मकान की स्थिति को समझेंगे, फिर खास तरह के भवनों के कोड डिकोड करेंगे और आखिर में बिल्डिंग नंबरिंग और मैपिंग से जुड़े सवालों को हल करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। नंबर 1, ऐप सेटिंग्स और डेटा सिंक। अब देखिए, जैसे ही फील्ड में कदम रखा जाता है तो ऐप में सबसे पहला सवाल यही टकराता है, अपेक्षित भवन और जनगणना मकानों की गिनती क्या है। काम शुरू करने से पहले ही एकदम सटीक नंबर बताने का ये दबाव किसी को भी परेशान कर सकता है। लेकिन सच तो ये है कि यहाँ घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। काम शुरू करने के लिए बस एक अनुमानित संख्या डालनी होती है। मान लीजिए 200 बिल्डिंग्स। ये अपेक्षित नंबर हमेशा के लिए फिक्स नहीं होते। जब फील्ड का पूरा काम खत्म हो जाए और सारा डेटा आ जाए तो फाइनल गिनती को बहुत आसानी से ऐप में अपडेट किया जा सकता है। इसलिए सुबह सुबह इस आंकड़े को लेकर कोई तनाव नहीं पालना है। इसी से जुड़ा एक और बहुत ही आम तकनीकी डर है जो अक्सर काम को धीमा कर देता है। सवाल यह है कि क्या एक बार सिंक बटन दबाने के बाद सर्वर पर जा चुके डेटा को ठीक किया जा सकता है? ये फाइनल सबमिट वाला डर सच में काफी आम है। और इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है हाँ, 100%। गलतियां इंसानों से ही होती हैं और उन्हें सुधारा भी जा सकता है। सिंक किया हुआ डेटा भी एडिट हो सकता है। बस शर्त यह है कि फिजिकली वापस उस मकान पर जाना होगा, सही जानकारी दोबारा लेनी होगी और फिर अपने HLO ऐप को अपडेट करना होगा। अब चलते हैं दूसरे और शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले हिस्से पर। नंबर 2, मकान की स्थिति को समझना। अब जो बात सच में ध्यान देने वाली है वो ये कि गैर आवासीय का असल मतलब आखिर है क्या। इसका सीधा सा अर्थ है एक ऐसी बिल्डिंग जहां कोई रहता नहीं है और जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसी और काम के लिए हो रहा है। अक्सर लोग खाली पड़े रहने लायक घरों को भी गलती से गैर आवासीय में डाल देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई घर रहने के लिए बना है तो वो गैर आवासीय नहीं हो सकता। इन दो स्थितियों को देखिए जो अक्सर सबसे ज्यादा भरमाती हैं, खाली और लॉक। अगर कोई मकान किराए के लिए बना है लेकिन अभी वहां कोई किराएदार नहीं आया है तो वो पूरी तरह से खाली है। वहीं दूसरी तरफ अगर वहां कोई परिवार रहता है लेकिन वो कुछ दिनों के लिए किसी शादी में या अपने गांव गए हैं तो उस मकान को हर हाल में लॉक ही मार्क करना होगा। इस चार्ट के जरिए मकान की स्थिति से जुड़े सबसे मुश्किल केस आसानी से सुलझाए जा सकते हैं। अगर मकान निर्माणाधीन है तो उसे विकल्प 0 यानी खाली में डालना है और रिमार्क में खाली निर्माणाधीन लिखना है। अगर मकान किराए के लिए बना है पर कोई रहता नहीं तो उसे भी खाली चुनकर खाली किराएदार की आवश्यकता लिखना है। और अगर कोई नौकरी पेशा इंसान बाहर रहता है और उसका गांव वाला मकान बंद है तो उसे भी खाली मानकर खाली परिवार के इंतजार में दर्ज करना है। ध्यान रहे, इन सबको गैर आवासीय नहीं मानना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, विशेष भवन और उनके कोड। फील्ड में अक्सर कुछ बहुत ही अलग तरह के मामले सामने आते हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी भवन। इसे सीधे कोड 4 यानी स्कूल कॉलेज वाली कैटेगरी में दर्ज करना है। और अगर मान लीजिए किसी घर में सिलाई का काम होता है जिससे घर चलता है तो वहां विकल्प 2 चुनना है और दर्ज करना है आवास सह कार्यशाला सिलाई कार्य। बिल्कुल सिंपल। अक्सर झुग्गी बस्तियों में एक ही घर के अंदर कई परिवारों के रहने की स्थिति मिलती है। अगर एक ही छत के नीचे 4 अलग अलग परिवार रहते हैं तो स्थिति के हिसाब से 4 अलग गणना मकान या एक जनगणना मकान में 4 परिवार दर्ज किए जा सकते हैं। लेकिन अगर उन सभी के बीच टॉयलेट सिर्फ एक ही है तो उसे दर्ज करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है शौचालय अन्य परिवार के साथ साझा उपयोग वाला विकल्प चुनना। और अब आते हैं आखिरी और बेहद अहम हिस्से पर। नंबर 4, बिल्डिंग नंबरिंग और मैपिंग। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मकानों के क्रम में आने वाली गड़बड़ियों को कैसे संभाला जाए।
मान लीजिए फील्ड में पहले से नंबर किए गए मकान 40 और 41 के बीच एक नया घर बन गया है। ऐसे में ऐप के मौजूदा सीक्वेंस को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। इस नए घर को 40/1 यानी 40/1 जैसा कोई आंशिक नंबर देना है और इसका सारा डेटा ऐप के लिस्ट में सबसे आखिर में जोड़ना है। अब इस ज़मीनी हकीकत को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा कि असल फील्ड में घरों के नंबर किसी सीधे और व्यवस्थित पैटर्न में नहीं होते। ट्रेनिंग में जो एकदम परफेक्ट स्थिति दिखाई जाती है वो ग्राउंड पर पूरी तरह से अलग और अव्यवस्थित हो सकती है। मगर इस अव्यवस्था को देखकर पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फील्ड में नंबर जैसे भी हों, उन्हें उसी रूप में दिखाते हुए एक नजरी नक्शा या स्केच मैप बनाना एकदम सही तरीका है। फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, 100% कवरेज। किसी भी हालत में कोई भी बिल्डिंग या जनगणना मकान छूटने न पाए, बस यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से साबित करती है कि फील्ड की हर समस्या का समाधान पहले से मौजूद है। जो जनगणना पुस्तिका यानी मैनुअल दिया जाता है वो सबसे बड़ा और पक्का हथियार है। उसमें सारी जानकारी डिटेल में दी गई है, जिससे किसी भी तरह का कंफ्यूजन तुरंत दूर किया जा सकता है। तो इन तमाम पेचीदगियों को समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि अगले प्रगणन ब्लॉक में कौन सी नई और अनपेक्षित चुनौती इंतजार कर रही होगी। हमेशा आंख कान खुले रखना, नियमों पर टिके रहना और ऐसे नए मामलों को आपस में साझा करना ही असली चाबी है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।